अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं इत्ज़ाज़ हकीम, आपका होस्ट, नो योर फ्यूल चैनल के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। पिछले एपिसोड में जिस तरह कि आपको याद होगा, हमने बात की थी कि पेट्रोल पंप का मुनाफा बख्श बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने का तरीका क्या है, जिसमें हमने बात की थी कंपनीज़ के बारे में और कंपनीज़ को ओगरा की तरफ से जो इजाज़त मिलती है, ताकि हमें ये पता हो कि एक इन्वेस्टर को ये पता हो कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है पेट्रोल पंप के हवाले से, तो जिस कंपनी का पंप वो लगाना चाह रहे हैं उस कंपनी को उस सूबे में, जिस सूबे में वो पंप लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे इजाज़त है या नहीं है, उनका स्टोरेज डेपो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। और इसी सिलसिले में हम आगे आज थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें मैंने आपसे ये बताया था कि हम इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस तरह मैंने आपको लैंड का बताया था कि आपके पास लैंड अवेलेबल होना चाहिए मिनिमम 2 कनाल्स का। उसके बाद आपने एक तयन करना है ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, वो भी अपना एक सर्वे करवाएंगे और आप अपना भी एक सर्वे ज़रूर खुद करवाएं ट्रैफिक के हवाले से कि ट्रैफिक फ़्लो क्या है जिस रोड के ऊपर आपका प्लॉट है, और वहाँ पे करीबी उस वक्त यानी क्या इस वक्त जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ चल रही हैं। इस वक्त बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, बहुत सारी कमर्शियल हब्स बन रही हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारा जो प्लॉट है एज एन इन्वेस्टर, वो प्लॉट जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है और वो किस लोकेशन के ऊपर आ रहा है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जब भी आप कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी के पास आप अपना जब भी प्रपोज़ल लेके जाएंगे तो उस प्रपोज़ल में सबसे पहले वो आपसे 3 से 4 चीज़ें मांगेंगे, जो मैं आपको जिसकी डिटेल मैं आपको आज दूंगा। उन डिटेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले वो आपको लैंड का पूछते हैं कि जी आपका लैंड कितने कनाल का है, कितनी आपके पास जगह है वहाँ पे, और उस जगह की मलकियत किसके पास है। मलकियत में जो 3-4 चीज़ें वो कंपनी वाले आपसे मांगते हैं और जो आपके पास होनी चाहिए, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मलकियत, फ़र्द मलकियत होती है। फ़र्द मलकियत क्या है? फ़र्द मलकियत जी आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जो भी लैंड या जो भी ज़मीन जिसके आप मालिक हैं, वो आप एक डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं। ये डॉक्यूमेंट की जो एक तस्वीर है वो भी मैं आपको इसके साथ वीडियो में शेयर करने लगा हूँ कि जब भी आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप डॉक्यूमेंट जो है वो लेंगे फ्रॉम योर लोकल, जो आपका रेवेन्यू का ऑफिस है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो वो आपको एक फ़र्द मलकियत देंगे। उस फ़र्द मलकियत में खेवट नंबर होता है, खतूनी नंबर होता है और खसरा नंबर होता है। खेवट नंबर और खतूनी नंबर को कंसिडर किया जाता है एज एन इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर जो है हर 4 साल के बाद चेंज हो जाता है। और खसरा नंबर जो है, खसरा नंबर जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है उसी तरह खसरा नंबर होता है और इसका भी इंतकाल होता है। खसरा नंबर सिर्फ उस वक्त चेंज होता है जब इसका इंतकाल होता है कि अगर आपकी एक ज़मीन है वो 1 कनाल के ऊपर है और उसके ऊपर हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो फिर उसकी ज़मीन का इंतकाल हो जाता है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस खसरा नंबर और इस खेवट खतूनी नंबर के ऊपर और आपकी जो फ़र्द मलकियत है उसके ऊपर आपका जो टाइटल है, ओनरशिप का जो टाइटल है, उनका नाम होता है और ये बाकायदा एक अटेस्टेड कॉपी जो है वो रेवेन्यू ऑफिस से निकलती है। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अक्षजरा। अक्षजरा जो है वो फिजिकल बाउंड्री होती है, वो एक स्केच होता है जो हल्का पटवारी आपको प्रोवाइड करता है। जब गोरे बिफोर पार्टीशन जब यहाँ पे इंडो पाक बड़े सगीर में थे, तो उन्होंने ये तरीका ईजाद किया था कि ज़मीन को किस तरह बाइफरकेट किया जाए बड़े सगीर पाक व हिंद की, इंडिया और पाकिस्तान को। तो उस वक्त उन्होंने जमाबंदी का एक रूल लगाया था जिसमें उन्होंने सारी ज़मीन को मुरब्बों के अंदर काटा था। मुरब्बों के अंदर काटने का मतलब ये था कि उसके अंदर आपके लिए निशानदही अजीज हो जाए। तो जब भी आप अक्षजरा लेंगे अपनी ज़मीन का, तो अक्षजरे में आप देखेंगे कि आपकी जो ज़मीन है वो ट्रायंगुलर हो, इरेगुलर हो या जिस तरह भी हो, वो एक मुरब्बे के अंदर आ रही होगी और उसके अंदर जिस खसरे पे आपकी मलकियत होगी वो उसकी निशानदही करके आपको आपका जो पटवारी है वो दे देगा। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कंपनीज मांगती हैं कुछ नहीं मांगती, लेकिन ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपकी ज़मीन जो है उसके ऊपर कोई दावा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है या उसके ऊपर कोई लिटिगेशन या कोर्ट केस नहीं चल रहा। इसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं, आईडी कार्ड देते हैं और एक एप्लीकेशन दे देंगे जी मैं यहाँ पे पंप लगवाना चाह रहा हूँ। कमर्शियल वाइबिलिटी जो है उसकी वो कंपनी भी देखती है। और इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चीज़ों के साथ आपने ये भी देखना है कि अगर ज़मीन के एक से ज़्यादा मालकान हैं तो इसमें बेहतर होता है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले लीजिए। पावर अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि अगर 4-5 भाई हैं या पार्टनर्स हैं तो वो एक पार्टनर को पावर अटॉर्नी दे दें ताकि वो तमाम पार्टनर्स के बिहाफ के ऊपर आगे बात कर सकें। जो प्रपोजल है वो ओके हो जाता है, आपको एक ऑफर लेटर कंपनी देती है। उस ऑफर लेटर में कंपनी आपको बताती है कि वो आपके साथ क्या क्या ताउन करेगी,
जो हमने पिछली दफ़ा बात की थी इन टर्म्स ऑफ कि इक्विपमेंट कौन कौन सा प्रोवाइड करेगी, और उसके अलावा वहाँ पे क्या क्या आपके साथ जो है वो ताउन करेगी सिविल वर्क के हवाले से, डिस्पेंसर्स, टैंक्स, कैनोपी की प्रोविज़न के हवाले से कि आप उसके अंदर कितना इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी कितना इन्वेस्ट करेंगी, इसके ऊपर भी हम एक एपिसोड करेंगे। इसमें इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इसमें आपने ये भी देखना है कि कंपनी जो है वो आपसे ये ज़मीन लीज़ के ऊपर लेती है। लीज़ का मतलब ये है कि लीज़ होल्ड राइट्स जो हैं 10, 15 या 20 साल तमाम कंपनियों के अपने सेट पैटर्न्स हैं, उनके ऊपर कंपनी जो है वो लीज़ के ऊपर ज़मीन आपसे लेती है और लीज़ पे ज़मीन लेने के बाद ये होल्ड फ्री राइट्स जो है वो अपने पास रख लेती है ताकि वो सिक्योर रहे वहाँ पे। जब आपकी सारी चीज़ों का तयन हो जाता है तो उस तयन के बाद फिर डीसी की एप्लीकेशन दी जाती है और डीसी की एप्लीकेशन जो है वो आपको कंपनी के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, वो देता है कि जब लोकल डीसी के पास जाएं और आपके पास इस कंपनी की इजाज़त है और आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे लेके जाएं, वहाँ पे ले जा के आप वहाँ पे उसको सबमिट करें। अगले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि डीसी ऑफिस में जब एप्लीकेशन जाती है तो वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मार्क होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के मार्क करने के बाद जब फाइनल डीसी एनओसी आपको मिल जाता है और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर क्या होता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डीसी ऑफिस के अप्रूवल्स के बारे में और उसके बाद के मरहलों के बारे में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये चैनल ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। कोई चीज़ जिस टॉपिक के बारे में आप कहते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए तो वो भी आप मेंशन करें, मैं भी उस टॉपिक के ऊपर भी मैं बात करूंगा और वर्किंग करूंगा उसके ऊपर। और अगर आपका कोई भी और आपकी कोई भी अगर इनपुट है तो वो इनपुट ज़रूर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि जब जितने लोगों तक, जितने हमारे दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके उतना ही सबको अवेयरनेस और फ़ायदा हो इसमें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।